नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी जर्नलिज्म जिसे लिखा है नीलम कुलश्रेष्ठ जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फोन पर दूर के रिश्ते के देवर की आवाज है। भाभी जी, इस बार आपको हमारे शहर आना ही होगा। कब से टाल रही हैं? क्या करूं, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं चलती ही रहती हैं। उसने कहा, आप मेरी बात सुनेंगी तो उछल पड़ेंगी, दौड़ती हुई हमारे यहाँ चली आएंगी। क्यों, ऐसी क्या बात हुई? आपका मैंने अपनी पार्टी के मिनिस्टर के साथ लंच फिक्स करवा दिया है। एक जर्नलिस्ट को और क्या चाहिए? कॉन्टेक्ट्स? यह तो एक सुपर डुपर कॉन्टेक्ट है। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। भला मैं मिनिस्टर के साथ खाना खाकर क्या करूंगी? हम सब चलेंगे। वे अपने बारे में कुछ प्रकाशित करवाना चाह रहे हैं। बाद में ये संबंध आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है। यू नो, स्काई इज द लिमिट। मुझे आसमान छूने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने जानबूझकर रिसीवर इतने जोर से रखा कि वे दोबारा ऐसे प्रस्ताव करने की हिम्मत ना जुटा पाए। पत्रकारिता के आरंभिक काल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को तुर्शी से प्रश्न दागते देखकर और खाने की टेबल पर टूटते देखकर उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा ही कर लिया था। इतने वर्षों तक काम करके उसे लगा है कि वह जर्नलिज्म की परिभाषा सीख चुकी है। लेकिन अभी कहाँ, कितना भी जानने पर हम फिर भी कहाँ जान पाए हैं इस बड़े फैले क्षेत्र को। भारी भरकम आवाज में एक फोन मिलता है। मैं सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट का प्रेसिडेंट एमएल वर्मा बोल रहा हूँ। जी कहिए। मेरे ट्रस्ट का एक डेंटल कॉलेज है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग एंड आईआर ट्रेनिंग सेंटर है, कंप्यूटर क्लासेस भी हैं। मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट खोल रहा हूँ। स्टूडेंट फैकल्टी सब तैयार है। क्या आप 2-3 घंटे हमारे यहाँ दे सकेंगी? मुझे सोचना पड़ेगा। आप हमारे यहाँ आइए, तब बात करते हैं। निश्चित किए समय पर वह उस इंस्टीट्यूट का बड़ा गेट पास करती है। सारी इमारत की सुघड़ता, सुंदर रेशमी पर्दे, बरामदे में सजे चाइना क्ले के बड़े फ्लावर वास उसका मन मोह लेते हैं। उसके विजिटिंग कार्ड भिजवाते ही उसे अंदर बुलवा लिया जाता है। रियली, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। वह बहुत सजग रहती है कि इस तबके के लोग जब तक अपना मतलब ना हो तब तक ग्लैड नहीं होते। वर्मा जी बताते हैं, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी। इसलिए मैंने और मिसेस चावला ने ये एजुकेशन ट्रस्ट बनाया था। ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। जितना रुपए आता है वो इसी में मैं लगाता चलता हूँ। सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट यानी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने वाले लोग इन्हें स्थापित करते हैं। भारी भरकम फीस से इनके खर्चे पूरे होते हैं। उसका एक बहुत बड़ा अंश इसके मालिकों की जेब में भी जाता है। वह शंकित नजरों से पूछती है, क्या छात्र जर्नलिज्म पढ़ना चाहेंगे? क्यों नहीं, देखिए पहले वर्ड में मोनार्की थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगली को पकड़कर कहा, फिर दूसरी को पकड़ते हुए बोले, फिर ये दुनिया इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में चली गई। अब एजुकेशनिस्ट का समय आ गया है, यानी कि ज्ञान ज्ञानी, यानी कि बिल गेट, यानी कि आप जैसे लोगों का बोलबाला होने वाला है तो सतयुग आ ही जाएगा। सर, आजकल दूरदर्शन पर माइथोलॉजिकल सीरियल्स आ रहे हैं। उन्हें देखकर लगता है कि आज भी आप उसी युग में जी रहे हैं। कैसा सतयुग? बेकार ही लोग आज के युग को कलयुग कहते हैं। नो नो, दिस इज रियली कलयुग। बाकी युगों में तो एक बॉर्डर लाइन होती थी कि ये देवता है, ये दानव। लेकिन अधिकतर लोग आज के समय में देवता का मुखौटा ही लगाए हुए हैं और असल में है दानव। वह उनके तर्क पर चकित है। वो नौकरी की बात करने आई थी और बात दार्शनिक होती जा रही है। वो चुपके से घड़ी देखते हुए पूछती है, सर, वो जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट की बात कर लें? हम यहाँ 3 ट्रस्टी थे। उनमें से एक मिसेस चाविला थी जो कोऑर्डिनेटर का काम करती थी। मैं अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस देखा करता था। अब वो ये काम छोड़कर चली गई हैं। अब आप बतौर एक ट्रस्टी हमारे इंस्टीट्यूट को संभालिए। जी, उसे हंसी आ रही है।
ये अहिंदी भाषी प्रदेश है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि हिंदी के लेखक या पत्रकार कोई हस्ती नहीं होते। सॉरी सर, आई एम वेरी कमिटेड टू जर्नलिस्ट। आपसे काम छोड़ने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू पुट योर जर्नलिज्म इन दिस एजुकेशन। आपने इतने वर्ष काम किया है, अब आपको अपना हक मिलना चाहिए। जर्नलिस्ट कैन मेक वेरी गुड रिलेशंस विद एवरीवन। दे आर वेरी गुड पीआरओज। वह ऊपर आसमान से नीचे आ गिरती है, किंचित क्रोधित है। व्हाट डू यू मीन? जर्नलिस्ट आर नॉट पीआरओज। मेरा मतलब है दोनों का काम एक ही है, बस नाम अलग अलग है। नहीं, बिल्कुल गलत। हम लोग लोगों से सूचना निकालने के लिए संपर्क करते हैं, ना कि उनसे उनकी कंपनी का काम निकलवाने के लिए पटाने का। ओहो, आप तो बुरा मान गई। मेरा मतलब यह नहीं था। जैसे कि आपको कोटा भोपाल में जाकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। आपका जो भी खर्च होगा उससे 2,000 रुपये आपको अधिक दिया जाएगा। लेकिन मैं तो शहर से बाहर काम करती ही नहीं। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करती हैं तो यहाँ के कोऑर्डिनेटर को बाहर जाना ही होता है। मैं बस यहाँ की यूनिवर्सिटी में जा सकती हूँ। चलिए, यही सही। हमारे यहाँ ऑडिट के लिए सरकारी अफसर आते हैं, तो उन्हें ये ऑफिस दिखाना, उन्हें लंच पर ले जाना, वो 10-50 हज़ार रुपये मांगे तो उन्हें रुपए देना, ये तो कर सकती है ना आप? उसे लगा वह दोबारा धड़ाम से नीचे गिर गई है। आप मुझे समझ क्या रहे हैं? आपको एक जर्नलिस्ट नहीं, एक इंडस्ट्री के लिए लाइजन ऑफिसर चाहिए। आई वॉन्ट टू लीव। वह कहते हुए उठती है। उसकी आंखों में 2-4 बार देखी लाइजन ऑफिसर महिलाओं की तस्वीर उभरती है। 2 पहिए दौड़ाती इस कंपनी से उस कंपनी दौड़ती रहती हैं। उसे आश्चर्य हो रहा है कि उसकी उम्र की महिला को कोई लाइजन ऑफिसर बनाने की सोच भी कैसे सकता है। प्लीज सिट डाउन मैम, आई एम वेरी सॉरी। नाराज मत होइए, मैं कोई और चीफ कोऑर्डिनेटर तलाश लूंगा। आप जर्नलिज्म ही संभाल लीजिए। कल आप इसी समय आइए, तब डिस्कस करेंगे। वह कम उम्र की होती तो इतना सुनने के बाद पलटकर ना आती, लेकिन समझ चुकी है कि अंगद ने रावण के दरबार में पैर जमाया होगा, तो उसे पीछे हटाने का ख्याल भी मन में आया होगा, तो उसने मसल कर रख दिया होगा। पत्रकारिता की उल्टी सीधी छवि के बीच उसे उजली छवि बनानी है। बनानी क्या है, बनाती चली आई है। सप्ताह में 3 दिन 3 घंटों की नौकरी, वह भी अपने मनपसंद क्षेत्र में। फिर भी ये ट्रस्ट छोड़ गई मिसेस चावला। उनसे ही पता लगाना होगा इस एम्पायर और वर्मा जी के बारे में। वह एक फोन मिलाती है। मैं आपके डेंटल क्लिनिक में एक बार आई थी। ओ यस, पत्रकारों को कोई भूलता है क्या? जी, सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट के वर्मा जी ने मुझे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट खोलने का ऑफर दिया है। इट्स योर पर्सनल मैटर, मैं क्या सलाह दूंगी? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने उसे क्यों छोड़ा? मैंने एक ट्रस्टी की तरह इन 10 वर्षों में अपना सब रुपया, दिमाग, अपनी एनर्जी सब कुछ लगा दिया। जब हम अच्छी तरह सेट हो गए, पैसा बरसने लगा, तो वर्मा जी अपना हक जमाने आ गए। उनकी आवाज गीली होकर कांप रही थी, घर में रहने वाली उस स्त्री की तरह जो मध्य वॉइस में इसी तरह बोलती है। सॉरी मैम, आई हर्ट यू। क्या मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट शुरू कर दूं? क्योंकि सीधा साधा हिसाब है, मेरा काम उसे पसंद नहीं आता तो वो मुझे निकाल सकते हैं, या मैं इंस्टीट्यूट छोड़ सकती हूँ। इस शहर में मुझे 20 वर्ष से अधिक लोग जानते हैं। यदि कोई पत्रकार इतने वर्ष काम करके गाड़ी ना खरीद पाए तो जरूर एथिक्स वाला ही होगा। वह धीमे से हंसी। आप खुद ही निर्णय लीजिए। वह उनके बारे में इतना जानती है कि वे एक अच्छी डेंटिस्ट हैं। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में पिता के छोड़े पैसे से और अपनी ट्यूशन से भाई बहनों को पढ़ाया और खुद भी पढ़ी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट पर विदेश गई। मिस्टर वर्मा अपना दांत दिखाने उनकी क्लिनिक पर गए। उसके बाद क्या हुआ, क्या पता। उन्होंने वरिष्ठ पद पर होते हुए नौकरी छोड़ दी और वर्मा जी और उनके मित्र के साथ सरस्वती इंस्टीट्यूट खोला और उसकी प्रगति में जी जान से जुट गई। बचपन की गरीबी ने उन्हें इतना उन्मत्त बना दिया था कि काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था उन्हें। अब वर्मा जी के घर और इंस्टीट्यूट के रास्ते में अपना डेंटल कॉलेज है, जो आते जाते वर्मा जी की आंखों में जरूर चुभता होगा।
सामाजिक ढांचे में इन जैसी चुनिंदा स्त्रियां अपना तेज दिमाग, अपना शरीर लेकर उपस्थित हैं। वर्मा जी और इनका रहस्य अभी भी पर्दे में है। किसने किसको जख्म दिए, पहेली सुलझानी अभी बाकी है। मिस्टर वर्मा उसे दूसरे दिन भी बहुत ही उद्विग्न और असंतुलित लगे। वे उससे नौकरी की बात ना करके भावुक हो रहे थे। मैं मैडम चावला को डॉक्टर साहिबा कहता था। इस इंस्टीट्यूट की नींव हमने इस इमारत में डाली थी। हम दोनों नीचे बैठा करते थे। मैं मानता हूँ 10 वर्षों में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बाद में उनमें बहुत ईगो पैदा हो गया था। झगड़े के बाद उन्होंने जितने रुपए मेरे वकील से मांगे, मैंने दे दिए। मुझे लगता है कि फीमेल्स में ईगो बहुत होता है। उसे हंसी आ जाती है। ये इल्जाम तो स्त्रियां पुरुषों पर लगाती हैं। खैर आप छोड़िए। आप कह रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स जर्नलिज्म पढ़ने को तैयार हैं। मुझे उनसे मिलवा दीजिए। कौन से स्टूडेंट्स? उन्हें तो कोऑर्डिनेटर ढूंढता है। वे साफ झूठ बोल गए। आप अखबारों में विज्ञापन दीजिए, फिर छात्र अप्लाई करेंगे। तो उसे स्टूडेंट्स और फैकल्टी तैयार करने हैं। उसे तो यहाँ ब्लफ देकर बुलाया गया है। वह विज्ञापन लिखने में लग जाती है। बाद में उसे निर्देश दिए जाते हैं, आप ऐसा करिए, अगले महीने यहाँ के विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। 250 छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। सीट है 50, तो बाकी कहाँ जाएंगे? सर, असफल स्टूडेंट्स कौन से हैं पता कैसे चलेगा? वेरी सिंपल, आप विभाग के क्लर्क को 400-500 पकड़ा कर वो लिस्ट निकलवा लीजिए। उन सबको यहाँ कोर्स आरंभ हो रहा है इसकी जानकारी देते हुए पत्र डाल दीजिए। देने दिलाने के नाम पर उसके शरीर में झुरझुरी हो जाती है। सर, इस तरह का काम मुझसे नहीं होगा। अब तक वे 1-1.5 हजार रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर चुके हैं। अपने क्रोध को पीकर उससे कहते हैं, अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप सोनल से मिल लीजिए। यू नो शी बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। उनका असली नाम है सोनल देवी चौहान। उनके एटिकेट्स देखने लायक हैं। हमारा जो लोकल टीवी चैनल है उसमें पीआरओ हैं। हाँ हाँ, मैंने सुना है, लेकिन वह तो लीना देसाई का है। उस चैनल के लिए बिल्डिंग हमने दी है। रुपए लीना के पति ने दिया है। मे आई कम इन सर? वर्मा जी जोर से हंस पड़ते हैं। थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर। वेलकम सोनल, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। सर, आपने कैसे याद किया मुझे? वह उनके सामने बैठते हुए पूछती है। वे उसका परिचय करवाते हैं। इनसे मिलो सोनल, ये है जानी मानी जर्नलिस्ट। हाय, वह गर्मजोशी से कहती है। यू नो मैडम, मैं भी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। आपने बाताली कोचिंग सेंटर का नाम सुना है? नहीं। वहाँ के सर 60,000 रुपए में मुझे इजराइल के अखबार में ट्रेनिंग के लिए भेजने वाले थे। उनका माथा फोड़ लेने का मन करता है। हथियारों से लड़ने वाले, हथियार बेचने वाले, इजराइल का कहीं कला या शिक्षा में ऊंचा नाम सुना है? वहाँ ऐसा कौन सा 30 मार अखबार है जो यहाँ नहीं होगा? वह ऊपर से कहती है, यहाँ भी तो यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है। वो ये बात है मैडम, फौरन तो फौरन ही होता है ना। वह जिस ऐंठ से अकड़कर मुस्कुराती है, उसे लगता है वह जिन लोगों के बीच बैठी है उन्हें भी मुस्कुराना चाहिए। तभी इस इंस्टीट्यूट के हर कोर्स के लिए विदेशी मान्यता ली हुई है। उसे विज्ञापित भी खूब किया जाता है। इस संस्थान के अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हैं, जैसे कोई धंधा हो। तो इस वर्ष जर्नलिज्म डिप्लोमा कर लो। मैं इस वर्ष क्लास आरंभ कर रहा हूँ। सर, अभी मूड नहीं है। अब मैं मार्केटिंग में घुस गई हूँ। वर्मा जी कहते हैं, मैंने तुमसे बात की थी ना, हमें यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एंट्रेंस टेस्ट देने वाले छात्रों की लिस्ट चाहिए। सर, वहाँ सेकंड ईयर का स्टूडेंट मेरी जान पहचान का है। मैं अभी उसे फोन मिलाती हूँ। वह फोन पर नंबर डायल करने लगती है। कौन? शिरीष बोल रहे हो? सर स्पीकर ऑन कर देते हैं। उधर से शिरीष की आवाज आती है। हाँ, मैं सोनल बोल रही हूँ। मेरा एक काम करेगा? तुझे तेरे डिपार्टमेंट का इस बार एंट्रेंस में अपीयर होने वाले छात्रों की लिस्ट चाहिए। वो किससे मिलेगी? कहाँ और कैसे मिलेगी? ये लिस्ट क्लर्क के पास होती है। हेड से मैंने बात की थी, वे तैयार नहीं है। एक बार तू क्लर्क से बात करके देख। अगर उसने मना किया तो 400-500 पकड़ा देना। मैं तुझे बाद में दे दूंगी। चल हट, ये गंदा काम मुझसे नहीं होगा।
अरे, अगर नहीं करेगा तो मार्केट में फेल हो जाएगा। एकदम फ्लॉप जर्नलिस्ट। वह बड़े नाटकीय स्वर में बोलने लगी। जानता है जर्नलिस्ट का क्या काम होता है? पेपर ऑन द टेबल, मनी अंडर द टेबल। इस बात से खुश होकर वर्मा जी ने तिरछी आंखों से सोनल को शाबाशी दिया। उनकी आंखें सोनल के चेहरे से हटकर उसे उलाहना देती हैं। समझे जर्नलिज्म किसे कहते हैं? ये सब मुझसे नहीं होगा सर। सोच लो, मैं बाद में फोन करूंगी। फिर वह वर्मा जी से कहती है, मैं अभी निकलती हूँ। ऑफिस जा रही हो? नहीं नहीं, एक टीवी प्रोग्राम के स्पॉन्सर से मिलना है। वह सोचती है ऐसे कामों के लिए सच ही रॉयल एटिकेट्स चाहिए। वह चैन की सांस लेती है। अच्छा है सोनल ने जर्नलिज्म नहीं किया, नहीं तो एक और जर्नलिस्ट जर्नलिज्म को बाजारू चौराहे पर खड़ा कर देता। समाचार पत्र में विज्ञापन देने के दौरान उसकी दृष्टि विज्ञापन कॉलम्स पर फिसलती रहती है। कौन कौन से किस किस तरह के विश्वविद्यालय पैदा हो गए हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। हर शहर में दक्षिण के स्टडी और इंफॉर्मेशन सेंटर के नामाकुल से कोर्स करके बीए, यहाँ तक कि एमसीए या एमबीए की डिग्री हासिल की जा सकती है। मिस्टर वर्मा ने एक मीटिंग में ये बात बताई थी। बहुत सालों पहले ठाकुरों का पूरे उत्तर प्रदेश में दबदबा था। कारण ये था कि उनके परिवार का एक सदस्य घर से घोड़े पर निकल जाता था। उसका मन जहां आता था वहां एक तलवार गाड़ देता था। बस उसके आसपास का इलाका उसकी जागीर बन जाता था। मजाल है कोई उसकी तलवार को हाथ भी लगा दे। यदि किसी में हिम्मत हो तो उसे हट्टे कट्टे ठाकुर से लड़ना होता था। इसी तरह उस तलवार के इर्द गिर्द गांव बसाया जाता। इसी तरह ठाकुरों की जागीर बढ़ती जाती थी। तो मिस्टर वर्मा जैसे तलवार वाली मानसिकता वाले लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में तलवार गाड़कर जागीर खड़ी कर दी है। उपजाऊ जमीन सी जो हर वर्ष लहलहाती फसल देती है। जिनके पास पुश्तैनी इमारतें होती हैं उन्हें और भी सुविधा होती है। ये कभी अतिथि से ये कहते मिलते, आई एम एन एजुकेशनलिस्ट। मैंने इसे खड़ा करने में 10 वर्ष लगाए हैं। मैं यहाँ रोज 6 से 7 घंटे काम करता हूँ। आने वाले उसकी इस समाज सेवा पर मुक्त हो जाते और खुले दिल से उसकी प्रशंसा करते। बहुत खूब जनाब। कभी कभी तो काम करते हुए शाम के 7 भी बज जाते हैं। अच्छा है ना, कुछ बच्चों की जिंदगी बन जाए। कभी कभी कहते मिलते, आई एम अ पक्का बिजनेसमैन। बिना फायदे के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। यह सेवा करने से इस बिजनेसमैन को क्या फायदा हो रहा होगा? महीने भर समझने की कोशिश करती रही। उनके ऑफिस में कंप्यूटर में उनके बिजनेस के आंकड़े भी फीड होते हैं। उनके सहायक उनके इंस्टीट्यूट का काम कम, उनकी कंस्ट्रक्शन का काम अधिक देखते हैं। किसी भी पुरुष फैकल्टी को कभी भी एक दिन के नोटिस पर उनके व्यवसाय के काम से बाहर जाना होता है। बाय हुक एंड क्रुक वह काम करवाना होता है। हर तीसरे महीने होटल मैनेजमेंट वालों को एक थीम फूड फेस्टिवल या ईस्ट एंड वेस्ट या ट्राइबल कल्चर या नवरात्रि फेस्टिवल, जिसकी छात्रों को 100% टिकट बेचनी ही पड़ती है। 2 लाख वाले इस कोर्स के छात्रों को तृतीय वर्ष किसी की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गुजरना होगा। नर्सिंग कोर्स वालों को किसी नर्सिंग होम में 1 वर्ष मुफ्त काम करना होता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है ट्रस्ट होटल, ट्रस्ट नर्सिंग होम के बीच कितना कमीशन है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है। वह घर आकर चिड़चिड़ाती है, इतनी भारी फीस लेकर वर्मा जी स्टूडेंट्स को सिर्फ 2-2.5 हजार की नौकरी दिलवा देते हैं। उसके पति मुस्कुरा देते हैं। 100% प्लेसमेंट का वायदा पूरा तो करते हैं ना। होटल व नर्सिंग होम को 12, 14, 16 घंटे जी तोड़ काम करने वाले युवा मिल जाते हैं। इसीलिए वे वर्मा जी को कमीशन देते हैं। ये लाखों रुपए लेकर 100% प्लेसमेंट है या बंधुआ मजदूर पद्धति? कहते हुए उसका मन कसैला हो जाता है। एक दिन कॉरिडोर में सामने से आती शिल्पा दास उसे आमंत्रित करती है। हम अगले हफ्ते लॉयंस क्लब के साथ डेंटल कैंप लगा रहे हैं। होटल कामा स्पॉन्सर कर रहा है। आपने 2 महीने पहले ही तो एक डेंटल कैंप लगाया था। क्या करें, वर्मा सर का ऑर्डर है। ऐसे कैंप की जनता भी आदी हो चुकी है।
कुछ मुफ्त टेस्ट के नाम पर प्राइवेट डॉक्टर्स को अनेक मरीज मिल जाते हैं और वर्मा जी को अपना कमीशन। उस दिन ही वह इंस्टीट्यूट की हलचल देखकर चकित रह गई। सभी मुस्तैद हैं। जिन फैकल्टीज की कभी सूरत दिखाई नहीं दी, वे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। वर्मा जी गंभीर चेहरा लिए एक सरकारी अधिकारी को सारा इंस्टीट्यूट दिखा रहे हैं। उस अधिकारी के जाते ही ये नई सूरतें अकाउंटेंट के मेज के गिर्द जमा हो गई। एक सर उसे समझाते हैं, ये सरकारी इंस्पेक्शन है जिसके दिखाने के लिए ये फैकल्टीज एक दिन पढ़ाने के लिए आ जाती हैं। वे एक दिन उससे पूछते हैं, आपको एनजीओज के काम में रुचि है? हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैपिटल में समाज कल्याण मंत्रालय की इंचार्ज एक आईएएस लेडी हैं। उनके पास महिला कल्याण के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 3 दिन के शिविर लगाने होते हैं। इन्हें 6 महीने में पूरा करना होता है। किसी महिला संस्था की सदस्य के साथ आप ये काम मिलकर कर सकती हैं। पेमेंट्स हम करेंगे। सर, आपका इसमें क्या फायदा होगा? इन प्रोजेक्ट्स का 40,000 रुपए सरकार देती है। उसमें से करीब 20-25 हजार का खर्चा हो जाएगा और बाकी काम इंस्टीट्यूट का हो जाएगा। वह आईएएस इस बात को मान जाएगी? देखिए, ये सरकारी मामला है। उसके ऑफिस में बिना खिलाए पिलाए ये प्रोजेक्ट पास नहीं होता। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप उन्हें इंटरव्यू देने का लालच दे सकती हैं। 2 दिन के बाद वह उदास कैंटीन में मीना से कहती हैं, सर एक एनजीओ के साथ मुझसे काम करवाना चाह रहे थे। हाँ, उन्होंने वहां मुझे भेजा भी था, लेकिन वे तो मुझसे खिला पिलाकर काम करवाने की बात करते रहते हैं। वह चकित है। मुझे सर ने आपकी बताई संस्था में कल भेजा था, लेकिन लेने देने की बात तो नहीं की थी। शिल्पा दास भी आश्चर्य करती है, सर हमसे भी लेने देने की बात नहीं करते। मीना सोचते हुए कहती है, ओह, आप जर्नलिस्ट हो ना, इसीलिए। उन्हें जर्नलिज्म की परिभाषा भी पता है क्या? उसे अब ये शब्द गाली सा लगने लगा है। जिनकी पत्नियां सुबह घर से निकलकर सारा दिन पब्लिक डीलिंग्स करती हैं, शहर से बाहर 2-3 दिन टूर पर जाती हैं, उनको भी मीडिया की स्त्रियां तितली नजर आती हैं। वर्मा जी रिटायर्ड विशेषज्ञों या अपने करियर से असंतुष्ट लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ सहारा देते हैं। यहाँ हर आने वाले फैकल्टी की इतनी तारीफ की जाती है कि वह यहीं का होकर रह जाता है। उसे एक जादूगर की याद आती है जो बच्चों को एक एक करके हिप्नोटाइज कर बेहोश कर थैले में डालता जाता है। मेहुल को 5 सितारा होटल में एक चोरी के इल्जाम में फंसाकर निकाल दिया गया था। उसे सहारा देने पहुंची। फोन पर वर्मा जी की आवाज, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स सेट किया था। वे करवे साहब बहुत निराश हैं। मैं सोच रहा हूँ रिजाइन कर दूं। क्यों सर? आपने तो इस कोर्स की नींव रखी है। फूड फेस्टिवल्स आपके कारण ही सोना बरसा रहे हैं। मिसेस चावला के जाने के बाद काम रुक गया था, इसीलिए वर्मा जी को मेरी बहुत जरूरत थी। उन्होंने कहा भी था कि कुछ समय बाद मेरी सैलरी बढ़ा देंगे। अहमदाबाद से यहाँ आना इतना आसान नहीं होता। सच है, दूसरे ही दिन उन्होंने आना बंद कर दिया। उसके जर्नलिज्म विभाग में सिर्फ 4 लोगों का ही बैच बना है। उसे लगता है कि अब उसका विदा लेने का समय आ गया है। अब वो तनाव रहित है। यूनिवर्सिटी में भी पहले सिर्फ 7 लोगों का ही बैच बना था, लेकिन आज वहाँ 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। यह सब सुन के वह सच में उत्साहित हो गई है। वह इन छात्रों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पते देती है। उनसे छोटे छोटे लेख लिखने के लिए कहती हैं। वर्मा जी के पास हर उम्र की महिलाओं का तांता लगा रहता है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक काम करने वाले वर्मा जी कहते रहते, क्या करें, लड़कियों के साथ समय का पता ही नहीं चलता। इंस्टीट्यूट मिसेस चावला की मेहनत से फला फूला। कुछ देर बाद शिक्षित महिलाओं का सैलाब उमड़ आया और मिसेस चावला पीछे छूटती गई। उधर रास्ते से गुजरते हुए रास्ते के कोचिंग संस्थानों को देखकर उसका दिल बैठने लगता है। ये शिक्षा की कैसी प्रचंड आंधी है कि विश्वविद्यालय कॉलेज कम पढ़ रहे हैं। अखबार के शीर्षक उसे डराते हैं। 600 तैयार इंजीनियर्स में से सिर्फ 8 को नौकरी मिली। या फिर अगली न्यूज, मारे मारे घूमते एमबीए पास आउट्स। हाथों में लंबे लंबे ग्लव्स पहने, अपने आधे चेहरे को दुपट्टे से ढके 2 पहिए
दौड़ाती इन लड़कियों को देखकर लगता है, इन शिक्षा के ठेकेदारों के युग में अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाएंगी। उनके पड़ोस की लड़की पायल 2 कंप्यूटर के कोर्स करके बिना नौकरी के बैठी है। हर तीसरे दिन अखबार लेकर चली आती है, मैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग किस में दाखिला लूं। वह उसकी माँ से बात करने पहुंच जाती है, पायल नए नए कोर्स के पीछे पागल क्यों रहती है। तो क्या करे, 24 की हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है तो कोई कोर्स ही कर ले। इन कोर्स की भारी भरकम फीस भरने से पहले इसकी सेहत तो ठीक कीजिए। इन कोर्स का क्या ठिकाना, नौकरी लगे या ना लगे। बच्चों की व्हीकल के पेट्रोल से पैसा बचे तो इन्हें कुछ खिलाएं। विशाल से बड़ी उम्मीद थी कि उसके इंजीनियर बनते ही हमारे दिन फिर जाएंगे, लेकिन बेचारा सारा दिन टाई लगाए 3,000 रुपए में यहाँ वहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव बना मारा मारा फिरता है। अपनी सूखी टांगे सिंदबाद के गले में अटकाए। ये कैसी विकराल शिक्षा व्यवस्था है, जो खाने की खोज में दिन भर भटकते, पसीने से लथपथ होते सिंदबाद का सारा श्रम अपने बूढ़े मुख में गप के जा रही है, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए उस डरावने बूढ़े की तरह ही निरर्थक है। इस शिक्षा को परिभाषित किया था टीवी चैनल की निदेशिका लीना देसाई ने। उन्होंने उसके आमंत्रण पर इंस्टीट्यूट में अपने भाषण में कहा था, आज का मॉडर्न शब्द है एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। मैं अपने चैनल में ऐसे ही कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ जो कि मनोरंजक भी हो और साथ के साथ उनसे शिक्षा भी मिले। मैं अपने शहर में शिक्षा की क्रांति लाने में सफल हो रही हूँ। वह कहीं खो जाती है। वे बिल्कुल सही कह रही हैं। आज की शिक्षा ऐसी ही तो है, एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट, जिसमें दोपहिए वाहन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट 4 चांद लगाए हुए हैं। कुछ ही दिनों बाद उससे पूछा जाता है, आप सोनल से मिली या नहीं। सर मिली थी, उसने आपके इंस्टीट्यूट में जायका बहार कार्यक्रम की शूटिंग की थी। वह चाह रही है कि आप उसके कैसेट्स अपने स्टूडेंट के लिए खरीद लें। देखते हैं, अगले महीने सोचेंगे। सर आपको बुरा नहीं लगा कि आपकी बिल्डिंग में चैनल काम कर रहा है और आपसे कैसेट्स के रुपए मांग रहा है। बुरा क्यों लगेगा, ये दुनिया तो इसी लेन देन पर टिकी हुई है। आप उनसे संपर्क बनाए रखो बस। उन्हीं दिनों टीवी चैनल की मालकिन के पति के 15 ऑफिस पर छापा पड़ जाता है। ऐसे ही लोगों ने प्राइवेट शिक्षा की क्रांति का बीड़ा उठा रखा है। कुछ दिनों बाद फिर उसे ऑफिस में बुलाया जाता है। इन 4 छात्रों की फीस से साल कैसे पूरा होगा। चलिए पहले साल इंस्टीट्यूट 10-15 हजार खर्च कर देगा, लेकिन अगले वर्षों की कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए। आप अपने विभाग के लिए फंड राइज कीजिए। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी तो बहुत जान पहचान होगी। सर मेरी जान पहचान तो है, लेकिन उतनी नहीं कि उसे इनकैश करूं, और ना ही मैं ऐसा करूंगी। उस दिन उसकी क्लास नहीं है, घर पर है। वर्मा जी का फोन आता है। हेलो मैडम, डिस्टर्ब तो नहीं किया। नॉट एट ऑल सर, कहिए। मैं सोच रहा था कि बढ़िया सा सेमिनार आयोजित करके फंड रेज किया जाए। स्पॉन्सर कौन ढूंढेगा। मैडम आप और कौन। सर मैं ये काम नहीं कर सकती। वाई नॉट, पत्रकार को तो लोग रुपया जल्दी निकाल कर देते हैं। सर मैंने और पत्रकारों जैसी दुकान नहीं खोल रखी है। लोग रुपए देंगे तो पब्लिसिटी भी चाहेंगे। हाँ, सेमिनार का काम मैं संभाल लूंगी। किसी दूसरी फैकल्टी से कहिए कि वह स्पॉन्सर ढूंढे। हमारे यहाँ अपने विभाग का काम उसी विभाग के कोऑर्डिनेटर को करना होता है। सॉरी सर बट आई एम हेल्पलेस। और गुस्से में फोन में काट देती हूँ। वह जानबूझकर उनके सामने नहीं जा रही। एक दिन रिपोर्ट देने जाना पड़ता है। वह रिपोर्ट देते हुए कहती है, सर अभी तक मेरी सैलरी नहीं मिली है। अरे ये कैसे हो गया, क्या आपको पैसे की जल्दी ज़रूरत है। नहीं सर ऐसी जल्दी नहीं है, परसों मैं क्लास लेने आऊंगी तब ले लूंगी। उस दिन शनिवार है। वर्मा जी इंस्टीट्यूट देर से आते हैं। उसे रास्ते में देखकर कहते हैं, ओह सॉरी, आपका सैलरी चेक मैं घर ही भूल आया हूँ। मैं जब लंच लेने घर जाऊंगा तब ले आऊंगा। ऐसा कीजिए आप आफ्टरनून में ले लीजिए। वह उनके चेहरे पर नजरें स्थित करके कहती हैं, सर मैं नहीं आ सकती, कल सुबह हम बाहर जा रहे हैं, तैयारी भी करनी है। वहां से चलते चलते अपनी 20 वर्ष की छात्रा के स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित
लेख की ज़ेरॉक्स कॉपी नोटिस बोर्ड पर पिनअप कराती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट ईयर। बेचारा, वह अपना शीर्षक स्टेटस ऑफ विमेन के लिए ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे सदियों से ही फड़फड़ा रहा हो। दीपावली की छुट्टियों के बाद उसका चेक उनका सहायक देता है। कैंटीन में एक नवोदित अपनी कविताएं दिखाता है जो अपना कविता संग्रह प्रकाशित करवाना चाह रहा है। एक दिन वर्मा जी उसी कवि का बहाना लेकर बात करते हैं। दीपांकर अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहता है। हम उसे समझा चुके हैं कि 14-15 हजार में बुक पब्लिश करवाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। फॉरवर्ड भी हम करवा देंगे। पूरे इंडिया में 100-150 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बिकवा भी देंगे। फिर भी वह हमसे नहीं कहता। वह समझ रही है उसे क्यों सुनाया जा रहा है। यहाँ दिन अब कब तक कटेंगे मालूम नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अंत जानने की आपको उत्सुकता होगी। इसका अंत वही होता है जो अक्सर नारी सशक्तता का झंडा उठाने वालियों का या उसूलों की सलीब उठाने वालों का होता है, यानी कि इस व्यवस्था से बाहर पटका जाना, यानी बैक टू पवेलियन, मतलब अपने घर वापसी। मतलब अंगद अगर लड़की होते तो इस व्यवस्था की सुदृढ़ता से घबराकर स्वतः ही दरबार से पैर हटा लेते। कहानी की नायिका खुश है। एक और संस्थान को जर्नलिज्म की परिभाषा समझाकर वह आ गई है, वह भी महिला पत्रकार की। वह संस्थान उससे पीछा छुड़वाकर खुश है। पत्रकारिता की ABCD नहीं आती और चली थी विभाग आरंभ करने। और हाँ, साथ ही शिक्षाविदों का जमाना या राज आ गया है। ऐसी शिक्षा की प्रचंड आंधी इन केंद्रों पर सोना बरसा रही है। पैसों की भरमार होने पर इन्हीं शिक्षा के ठेकेदारों में से कुछ लोग विधानसभा तक पहुंचेंगे, कुछ केंद्रीय सत्ता में बैठेंगे और प्यारी जनता मुंह देखेगी। सत्ता चाहे सामंतशाही हो, प्रजातंत्र में उद्योगपतियों की हो या शिक्षाविदों की, जनता को तो किसी भी सत्ता को अपने श्रम से ही पोषित करना है। जनता को तो पसीना बहाते हुए ऐसे ही घिसटते जीना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।